नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आजकल जो एक विषय बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, क्या सरकार आपसे आपकी निजी स्वामित्व वाली संपत्ति लेके समाज को बांट सकती है। मतलब ये एक अलग ही चर्चा का विषय बना है। पर हमें याद होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी कभी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, पर आज वो मौलिक अधिकार नहीं है। आज अलग प्रकार से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रखा गया है, संवैधानिक अधिकार उसे बनाया गया है। संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी का प्रावधान है, पर वो मौलिक अधिकार में नहीं आता। तो ऐसे कौन सी नीति निर्देश है जो ये बोलती है कि सरकार कर सकती है ऐसा काम। अगर कोई निजी स्वामित्व वाली संपत्ति है जिसको समाज के बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सरकार ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब संपत्ति को वितरण करने में लगा सकती है। जानते हैं इसके बारे में। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के क्या यहाँ पे टिप्पणियाँ रही हैं, किस प्रकार से गाइडलाइंस दी गई हैं, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हाल ही में भारत में के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 39B में निर्धारित समुदाय के भौतिक संसाधनों के रूप में निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों को हासिल करने और पुनर्वितरित करने की सरकार की शक्ति के संबंध में इस मामले में सुनवाई कर रही है। और ये पहली बार नहीं है कि इस पर सुनवाई हो रही है। 1977 से लगातार कोर्ट इस मामले की चर्चा कर रही है, इस बात की चर्चा लगातार करती जा रही है। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, कुछ ऐसे अत्यधिक महत्वपूर्ण केसेस हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट ऑफ, हमारे संविधान में इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर बोला जाए, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कौन है? इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी लिखी हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया कि संविधान में कोई चीज़ सही है या गलत है, तो वो उसको इंटरप्रेट कर सकता है, अपने हिसाब से बातों के द्वारा दिशा निर्देश दे सकता है। तो यहाँ इसी को हम देखेंगे। कौन सा अनुच्छेद है यहाँ पे क्वेश्चन में? अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C, जो कि कहता है कुछ चीज़ें कि सरकार को, ये नीति निर्देश में आता है, सरकार को कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जो भले ही आधिकारिक रूप से तो नहीं कोई मांग सकता है, पर उसे अगर करेंगे तो सरकार की पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी या फिर राजनीतिक पॉपुलैरिटी बहुत हाई रहेगी। इसको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अपना मैनिफेस्टो बना के चलता है, सरकारों को बोलता है कि ये आपका मैनिफेस्टो है। दूसरी चीज़ ये जानिए, क्योंकि ये दिशा निर्देश है, इसीलिए नीति निर्देश, माफ़ कीजिएगा, इसी वजह से इसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। एनफोर्स नहीं किया जा सकता का क्या मतलब है? मान लीजिए अगर किसी नीति निर्देश को सरकार ने लागू नहीं किया, तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति कानून के दायरे में रह के सरकार को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये एनफोर्सेबल है ही नहीं कोर्ट में। अगर हमने मौलिक अधिकार की बात करनी है तो हमें ये देखना होगी, मौलिक अधिकार अगर हनन होता है तो इस हनन का जो आप वो ले सकते हैं, बदला ले सकते हैं, तो आप जाके कोर्ट में ले सकते हैं। पर अगर हम बात करें नीति निर्देशक की, तो इसके साथ ये नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है। अब नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं? ये वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों आए थे? ये बेसिकली इसीलिए आए थे कि सरकारों को दिशा देने के लिए, सरकारों को देश के भले के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इसी को नीति निर्देश रखते हैं। पर एक बात ध्यान रहे कि अगर कोई भी नीति निर्देश है जिसका उल्लंघन हो रहा है, इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता। तो इसी को कहते हैं ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। ठीक है, मौलिक अधिकार एनफोर्सेबल है, इसके लिए रिट दी गई है आर्टिकल या अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, पर नीति निर्देश के लिए नहीं है।
तो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है। नीति निर्देशक तत्व राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को समाज की भलाई और समानता, दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो भलाई होनी चाहिए पूरे समाज की और समानता होनी चाहिए, उसके लिए नीतियां तैयार करने का अधिकार देती है। तो मैनिफेस्टो ही है जो हर सरकार को, चाहे कोई भी पावर में हो, उसको मानना चाहिए। साथ ही साथ अनुच्छेद 39B सरकार को समाज के कल्याण के लिए भौतिक संसाधनों को उचित तरीके से साझा करने के लिए नीतियां बनाने का अधिकार देती है, और इसमें निजी स्वामित्व वाली संपत्ति भी शामिल है। यानी कि किसी व्यक्ति की अगर निजी स्वामित्व वाली संपत्ति समाज के बेहतरी के लिए, समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, तो उसका भी प्रावधान इसी नीति निर्देशक में दिया गया है। कौन सा? आर्टिकल 39 क्लॉज बी में, ये याद रखिएगा। तो समाज अगर देखा जाए तो इसी के तरह आपसे सरकार निजी स्वामित्व वाली संपत्ति ले सकती है ताकि उसको अन्य देशों की, अन्य समाज की बेहतरी के लिए लगाया जा सके। ठीक है। और कुछ यहाँ पे केसेस हैं, कुछ संदर्भ हैं, ऐतिहासिक संदर्भ, जिसको हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने समझा है। इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो वही है ना, संविधान को समझने की सबसे ऊंची शक्ति इसी के पास है। कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी 1977 का यह केस था। इसमें एक संवैधानिक पीठ बनी थी 7 न्यायाधीशों की। इसमें यह कहा गया था कि निजी संसाधन जो होते हैं समुदाय के भौतिक संसाधनों के अंतर्गत नहीं आते। मतलब 4:3 का जजमेंट आया था। 4 मेजॉरिटी ओपिनियन थे जो कह रहे थे कि आप किसी के निजी स्वामित्व वाली संपत्ति को लेके ये नहीं कह सकते कि हम इसको समाज की भलाई के लिए लगाएंगे। और 3 जज ऐसे थे जो कह रहे थे कि निजी स्वामित्व वाली संपत्ति के भौतिक संसाधन जो होते हैं वो हम कम्युनिटी के लिए लगा सकते हैं, मतलब बाकी लोगों के भले के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 4:3 का एक ओपिनियन बना था। सबसे इम्पॉर्टेंट ओपिनियन जिनका बना था वो थे न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर। ये अल्पसंख्यक रायों में से आते थे, मतलब माइनॉरिटी जजेस थे जो इसके बोल रहे थे कि नहीं, अगर संसाधन निजी स्वामित्व में भी है तो उसको समाज की भलाई के लिए लगाया जा सकता है। तो माइनॉरिटी ओपिनियन थी इनकी। इसके विपरीत न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने तर्क दिया कि निजी संसाधनों को सामुदायिक भौतिक संसाधन माना जाना चाहिए, और इसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 39B से निजी स्वामित्व को बाहर करना इसके पुनर्वितरण के उद्देश्य को नकार देता है। मतलब अगर आप कहेंगे कि आर्टिकल 39B में निजी स्वामित्व वाली संपत्ति को हम नहीं रख सकते, तो कल के दिन क्या होगा? जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो लगातार अपनी धन वृद्धि करते जाएंगे, और इससे क्या होगा? समाज में इनइक्वालिटी होगी। समाज में एक वर्ग ऐसा होगा जो अत्यधिक रूप से अमीर होगा, एक वर्ग ऐसा होगा जो बहुत ही गरीब होगा, और जो अमीर होगा वो भैया पावर क्यों छोड़ेगा, वो अमीर होता चला जाएगा, और वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी स्वामित्व वाली संपत्ति बढ़ाता जाएगा, और वो सिर्फ अपने भले के लिए इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ पे लगातार अगर ये हो रहा है तो एक इशू ये आएगा कि यहाँ इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। फिर जस्टिस कृष्ण अय्यर का ये ओपिनियन कहीं ना कहीं तो काम आया। ये कहाँ काम आया? इस केस में आया। सुप्रीम कोर्ट ने अय्यर की राय की पुष्टि की। संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारतीय कोकिंग कोल 1983 मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ बनी, और उन्होंने कहा अनुच्छेद 39B के आधार पर कोयला खदानों और कोक अवन संयंत्रों के राष्ट्रीयकरण को वैध ठहराया गया। मतलब भले ही ये पहले निजी संपत्ति थी, पर कोर्ट ने कहा कि ये निजी संपत्ति, ये निजी स्वामित्व वाली संपत्ति हम एट बाय एंड लार्ज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल यूज़ कर सकते हैं, लोगों की भलाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे राष्ट्र के काम आएगी। तो भले ही ये आपकी निजी संपत्ति है, पर अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं राष्ट्र के भले के लिए। तो यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष के से अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें पूरे समाज की, तो यहाँ व्यक्ति का अधिकार नीचे हो गया, यानी कि इसकी निजी संपत्ति इस्तेमाल कर ली गई। किसके लिए? राष्ट्रीयकरण करके पूरे देश के लिए। इस व्याख्या ने सुझाव दिया कि धन का निजी से सार्वजनिक स्वामित्व में परिवर्तन लेख के भीतर ही शामिल है। कहा कि उसी के लेख के भीतर शामिल है, हमें कहीं और समझने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लगाया। पर एट द सेम टाइम ये तो नीति निर्देशक थे,
मौलिक अधिकार तो नहीं था। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ जो 1996 का मामला था, उसमें अनुच्छेद 39B के तहत कहा कि भौतिक संसाधनों की परिभाषा का विस्तार किया गया। ठीक है, साथ ही साथ जिसमें प्राकृतिक संसाधनों और सभी चल या अचल संपत्ति सार्वजनिक और निजी दोनों को शामिल किया गया। मतलब चाहे ये चल संपत्ति हो, मूवेबल हो, चाहे अचल संपत्ति हो, इमूवेबल हो, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हो या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हो, सार्वजनिक और निजी सब कुछ ऐसे संसाधनों में आते हैं जिसको सरकार लेके निजी स्वामित्व में हो, चाहे जिस भी स्वामित्व में हो, अगर समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो सरकार कर सकती है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन कौन से केस में हुआ ये पूछा जा सकता है कि किस केस में इस बात का एक्सपेंशन हुआ है, परिभाषा का विस्तारण विस्तृत रूप से किस में, व्यापकता से हमने सारे संसाधन ले लिए। तो याद रखिएगा मफतलाल इंडस्ट्री लिमिटेड बनाम भारत संघ 1996। फिर कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी जान लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 31C का हवाला देते हुए जो अभी जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में वो इसी से संबंधित है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 31C का हवाला देते हुए चुनौतियों को खारिज कर दिया कि जो DPSP पर आधारित कानूनों की रक्षा करती है। मतलब एक कोई ऐसा कानून डाला गया जिसमें DPSP को एक उच्च अधिकार दिया गया। अब ये कौन सा अधिकार था इसको देख लेते हैं। एसोसिएशन ने 1992 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि मूल प्रश्न यह है कि क्या अनुच्छेद 39B निजी संसाधनों को कवर करता है। तब से ये मामला कई पीठों के माध्यम से में चल रहा है। कुछ न्यायाधीशों ने निजी संसाधनों को शामिल करने पर आपत्ति व्यक्त की है कि अगर आप निजी संसाधन शामिल कर लेंगे तो एक व्यक्ति क्यों ही कमाई करके निजी संपत्ति बनाना चाहेगा, तो इससे निवेश पर असर आएगा, ये कहा गया है। साथ ही साथ फिलहाल 9 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है, अभी भी चल रहा है। अनुच्छेद 39B पर अधिवक्ताओं के क्या क्या तर्क हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अनुसार सामुदायिक संसाधनों को कभी भी निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों में शामिल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगेन निवेश पर असर आएगा, ये एक सेंस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग चला जाएगा। अगर कल के दिन मुझे पता है कि सरकार मेरी निजी संपत्ति भी यूज़ कर सकती है तो मैं क्यों ही कमा के अपनी एक संपत्ति बनाना चाहूँगी। अधिवक्ताओं ने न्यायमूर्ति अय्यर के विचार को उनकी मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा का प्रतिबिंब बताया। बोला कि भैया मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स, वो यही कहते थे ना कि जो सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, जिन स्रोतों से हम उत्पत्ति कर रहे हैं चीज़ों की, वो सबकी होनी चाहिए। इसीलिए बोला कि जस्टिस कृष्ण अय्यर की मानसिकता मार्क्सवादी थी, तो इस मार्क्सवादी मानसिकता से हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जिसका नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रधानता देने वाले संविधान द्वारा शासित लोकतंत्र देश में कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि अदालत के समक्ष एकमात्र प्रश्न अनुच्छेद 39B की व्याख्या का था, न कि अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 31C की अगर बात करें, निर्देशक सिद्धांतों के अनुसरण में अधिनियमित कानूनों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। 1971 में 25वें संवैधानिक संशोधन से पहले मौजूद इसकी वैधता को केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा है। पीठ ने पूछा कि 1960 के दशक में अतिरिक्त जो कृषि भूमि थी, ज़्यादा कृषि भूमि थी, मान लो मेरे पास बहुत सारी कृषि भूमि है, अतिरिक्त कृषि भूमि गरीब किसानों के बीच कैसे वितरित की गई। इसका जवाब देते हुए एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि इतनी ज़्यादा, उस समय यही हुआ था ना, सरकार ने यही किया था कि किसी एक व्यक्ति के पास अगर बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो एक कैप लगा दिया, लैंड सीलिंग लगा दी कि इस सीलिंग के आगे आप इस सीलिंग को ब्रीच करके आप इतना ज़्यादा कृषि संपत्ति या नहीं रख सकते, कृषि भूमि नहीं रख सकते, क्योंकि आपके हाथ में ही वो पूरी पावर आ जाएगी कृषि भूमि को लेके। तो अन्य जो लोग हैं बेचारे अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, वो अपना उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे और यहाँ पे समाज में एक तरह से वर्गीकरण बरकरार रहेगा, जिनके पास संपत्ति है और जिनके पास संपत्ति नहीं है। किसी ने भी भूमि के मालिक को उचित मुआवजा देने के बाद
सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करने की राज्य की शक्ति पर सवाल नहीं उठाया और जमींदारों द्वारा जमा की गई अतिरिक्त भूमि का निर्धारण करने के लिए राज्यों द्वारा भूमि सीमा कानून पारित किया गया और ऐसी अतिरिक्त भूमि को फिर से वितरित किया गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान पीठ की स्थापना का प्रावधान। कोई भी संविधान, जब हमारे संविधान को समझना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, तो उसके लिए संविधान की पीठ बनती है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है। तो इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में? यह अनुच्छेद 145 क्लॉज 3 में दिया गया है। कहा गया है, यह संविधान की व्याख्या से के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी संविधान, हमारा संविधान इतना ज़्यादा जीवित माना जाता है कि इसको कंटिन्यूअसली हम इंटरप्रेट करते रहते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब संविधान ओपन एंडेड है, हर चीज़ परिभाषित नहीं है। ओपन एंडेड का मतलब अगर हम इसकी परिभाषा ही दे देंगे और हर शब्द का मतलब बता देंगे तो ये फिक्स संविधान माना जाता है, मतलब इसे कभी आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सारी परिभाषा तो दी गई है। तो हमारे जो संविधान, जो हमारे फोरफादर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टर्स थे, उनको पता था कि भारत एक बदलता हुआ देश है, आज ऐसा है कल वैसा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर भारत एक बदलता देश है तो उसको अपने आप को बदलने की क्षमता बरकरार रखने के लिए संविधान में हर चीज़ की परिभाषा नहीं दी गई, पर एट द सेम टाइम किसी को जिम्मेदार उन्होंने बनाया कि संविधान में चीज़ों को परिभाषित कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 145(3) में है। ठीक है। निर्णय करने के लिए अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ की सुनवाई के लिए न्यूनतम 5 न्यायाधीशों वाली एक संविधान पीठ की स्थापना का प्रावधान करता है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि संविधान में ये तक बताया गया है कि जो इस पर जजमेंट देगी, बेंच या पीठ जो बनेगी, उसमें कितने जज चाहिए। तो इसकी भी व्याख्या हमारे संविधान में ही है, 5 न्यायाधीशों वाली बेंच बनेगी। या सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से भी संबंधित है। मतलब किसी भी मामले में अगर प्रेसिडेंट को, ऑफ कोर्स जो मंत्रिपरिषद की वजह से लगेगा, जो हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भी हैं और वो भी क्या करती हैं, वो ऑफ कोर्स पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद से पहले वो सारे डिस्कशंस करती हैं और सारे डिसीजंस उनके ही नाम पे लिए जाते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम लिया जाता है। यदि उच्चतम न्यायालय की 2 या 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कानून के एक ही बिंदु पर परस्पर विरोधी निर्णय दिए हैं, अन्य परिदृश्य कब कब ले सकती हैं, कब कब प्रेसिडेंट ले सकते हैं? यदि एससी की 3 न्यायाधीशों वाली पीठ पूर्व पीठ द्वारा दिए गए फैसले पर उसी शक्ति के साथ पुनर्विचार करना चाहती है तो वह पिछले फैसले पर पुनर्विचार के लिए मामलों की एक बड़ी पीठ के पास भेज देती है। जैसे कि 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ किसमें बनी है? केशवानंदा भारती बनाम केरल राज्य मामले में फैसला सुनाया। हालांकि उदाहरण न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला है। 9 न्यायाधीशों की पीठ ने निजता के अधिकार को संविधान के तहत गारंटी के रूप में मान्यता दी। ठीक है, चलो मेंस क्वेश्चन देख ले। ये कब का केस है ये भी ध्यान रखिएगा, 2017 का केस है, जहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को बोला गया कि ये राइट टू प्राइवेसी असल में पार्ट है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अगर आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी जीनी है तो आप अपनी लाइफ प्राइवेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी उसी के अंतर्गत आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस का क्वेश्चन एक देख लेते हैं किस प्रकार से आ सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39B क्या है? इसके तहत समुदाय के भौतिक संसाधनों की व्याख्या न्यायिक निर्णयों के माध्यम से कैसे विकसित हुई? ये वाला क्वेश्चन प्री के लिए है, प्री में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 39B सरकार को समाज के कल्याण के लिए भौतिक संसाधनों को उचित तरीके से साझा करने के लिए नीतियां बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 31C निर्देशक सिद्धांतों के अनुसरण में अधिनियमित कानूनों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो इसी के साथ आई होप आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो एंड आई होप आप कंटिन्यूअसली हमारे डेली एनालिसिस को फॉलो कर रहे हो। जल्द ही से हम एक और सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। बहुत सारी सीरीज़ हम ला रहे हैं ताकि आपका, अभी सीरीज़ का नाम डिसाइड नहीं हुआ है, बट वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी मेंस के एग्जामिनेशन में भी और प्री के एग्जामिनेशन भी। तो कंटिन्यूअसली हमें फॉलो करते रहें।
जितने लोगों के साथ हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।